कि जो आज की हमारी वीडियोस में जो हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये जो है विज्ञान के और कंप्यूटर के क्वेश्चन है। ठीक है, विज्ञान एवं कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये कंप्यूटर। तो यहाँ पर कभी आप सोचें कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रखे हैं। वो क्वेश्चन रखे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज्यादा उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, अंतरिक्ष में करते हैं, अनुसंधान में करते हैं और उन तमाम जगहों पे करते हैं जहाँ पे बहुत बहुत बड़े कार्य किए जाते हैं। हमारा जो कान है वो सुन नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो कान सुनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो तरंगे होती हैं उनको सुन सकता है। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है वैसे ही हमारी आज की वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हमारे टॉप 25 क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। जितनी भी अभी तक शिफ्ट हुई हैं उन शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए हैं। और आपकी जो आने वाली शिफ्ट है जो 23, 24, 25 तारीख में है एग्जाम, जिसके भी ग्रुप डी के एग्जाम है उसके लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी साबित, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएंगे इन 25 क्वेश्चन में से, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो महा मेगा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो को भी स्किप करोगे तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। मैं संजय कुमार, आप लोगों का अपने चैनल संजय शेडे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि हमारा चैनल ये आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है। तो जल्दी से बताना हमें कि कौन सा एसिड जो सिरके में पाया जाता है। जैसे साइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या एसिटिक एसिड है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी होने वाली है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि एसिटिक एसिड। कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। ये क्यों पाया जाता है इस बात को मैं समझा देता हूं दोस्तों, कि सिरके में पाए जाने वाला जो एसिटिक एसिड होता है, यानी कि जो एसिटिक एसिड होता है, ये क्या होता है, एसिड। ये याद रखना है आपको, एसिड होता है ये एक प्रकार का, और यह एक कार्बनिक एसिड होता है। कैसा होता है, यानी कि कार्बनिक अम्ल। ये आपको याद रखना है कि ये कार्बनिक अम्ल के नाम से भी पूछा जा सकता है, कार्बनिक अम्ल, यानी कि ये कार्बनिक अम्ल होता है। क्लियर है दोस्तों। और इसकी वजह से ही जो सिरके में तीव्र खुशबू आती है, यानी कि गंध जो आती है उसकी, और खट्टेपन का जो स्वाद होता है वो कार्बनिक एसिड की वजह से ही होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके दोस्तों। इसके बाद में हम अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आप देखना प्रत्येक क्वेश्चन एक से एक महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल, यानी कि जो हैवी जल होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो रासायनिक फॉर्मूला सब लोगों को पता है, आप लोगों को, कि H2O होता है, या H2O2, या फिर D2O2, या फिर D2O। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट होगा। इसमें ज्यादा उलझाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि D2O जो होता है वो हमारा क्या होता है, भारी जल होता है। लेकिन ये कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है, और बिल्कुल सही बात है, ये परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो भारी जल होता है ये 2 ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होते हैं। कौन से, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोटॉप। तो जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप के 2 एटम, कौन से 2 एटम से मिलकर बना होता है D2। ठीक है, 2 एटम, कौन से 2 एटम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, जो ड्यूटेरियम होता है हमारा, उसके 2 एटम के द्वारा भारी जल को बनाया जाता है। ये क्या करता है, परमाणु रिएक्टर में मंदन उत्पन्न कर देता है। जो परमाणु रिएक्टर होता है उसके अंदर जब इसका यूज करते हैं तो उसको जो है क्या करता है, मंदन उत्पन्न कर देता है उसमें, तो इसलिए उसके अंदर ये यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप जो समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप होता है, समस्थानिक होते हैं, उस समस्थानिक का ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम के 2 एटम के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो भारी जल बनाया जाता है। और भारी जल को परमाणु रिएक्टर में क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो उसमें मंदन उत्पन्न करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो और एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि परमाणु रिएक्टर में भारी जल जो है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, वो D2O होता है। तो प्रश्न 3 बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा हर एक क्वेश्चन को, तो आप इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो महामेगा और वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं वो होने वाले हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। तो अगले प्रश्न में देखो दोस्तों, कह रहा है कि आवर्ती तालिका जो पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियों यानी कि ग्रुप्स को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम जो ग्रुप्स को, तो ये याद रखना है। देखो इसकी ट्रिक्स यही है कि यहाँ पर ग्रुप्स दे रखा है तो पंक्तियों को हम ग्रुप्स ही कहते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिया है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्षैतिज होते हैं। कैसे होता है, क्षैतिज। और इसके जो प्रॉपर्टी होती है, इनके जो गुण होते हैं तत्वों के, जो पीरियोडिक टेबल में तत्व रखे गए हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके उनके जो कुछ प्रमुख गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर इसको क्षैतिज के अनुसार रखा गया है, और जिसको हम ग्रुप कहते हैं। और जो हमारा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ये तत्व होते हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। ये आप याद रखना। ठीक है, आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर होते हैं तत्व उनको हम वर्ग कहते हैं, क्षैतिज होते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं।
इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है दोस्तों। एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एंड तक वीडियो को देखते रहना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ग्रुप डी के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रामबाण साबित होगी हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्षा की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं। तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो किस कारण गोल होती हैं? पानी की श्यानता के कारण होती हैं, परस्पर तनाव के कारण होती हैं, या धूल कण होने के कारण, या फिर वायु घर्षण के कारण होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो किस कारण होती हैं, ठीक है। तो देखो वर्षा की जो बूंदें होती हैं उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन, यानी कि उसका जो सरफेस होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो स्वतंत्र तरीके से अपने आप को कम से कम क्षेत्रफल में रखने की प्रवृत्ति रखता है। और कम से कम क्षेत्रफल में रखने की प्रवृत्ति रखेगा तो इस कंडीशन में वो गोल हो जाती है। गोल होने के कारण उसका क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो गई है उसकी, तो इसलिए ये पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन इसी को कहते हैं हम, पृष्ठ तनाव को। क्लियर है क्वेश्चन। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना, जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ये भी आपको याद रखना है। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर जो है इसका मात्रक होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव T इक्वल टू होता है F/L, ये फॉर्मूला होता है इसका। और यहाँ पर F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है दोस्तों, और यहाँ पर L लंबाई होती है और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इसलिए न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक बन जाता है। क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी बात ये कह रहा है कि हुक्स का नियम पूछ रहा है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा हुक्स का नियम का प्रतिनिधित्व करता है, तो हुक्स का नियम जो करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा रेलवे के एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो कह रहा है वी वित्त कनुपाती 1/P, यानी कि P फॉर प्रेशर होता है, V फॉर वॉल्यूम होता है और T फॉर टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक है। और T क्या है, नियत हो, यहाँ पर टेम्परेचर नियत हो, वहां पर वॉल्यूम जो है वो P के क्या होता है, यानी कि प्रेशर के वित्त कनुपाती होता है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि P अनुक्रमपाती है T के, यानी कि टेम्परेचर के, और जिस कंडीशन में वॉल्यूम उसका नियत हो जाता है। अगले ऑप्शन में कह रहा है कि प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि E होता है। तो प्रतिबल आपको पता है कि प्रतिबल का मतलब होता है एक प्रकार का दाब, यानी कि जो वस्तु के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, और विकृति का मतलब होता है उसके कारण जो उसमें कमी या फिर वृद्धि हो जाती है। तो प्रतिबल बटे विकृति बराबर कांस्टेंट। और चौथा ऑप्शन जो है वो T² अनुक्रमपाती R की पावर 3, R जो है वो रेडियस है किसी भी वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों वो C ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति जो है वो E, यानी कि एक नियतांक होती है। इसी को हम हुक्स का नियम कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये अगले प्रश्न में कह रहा है कि अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक तरंगे जो होती है, यानी कि वेव्स जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, जिनकी आवृत्ति होती है, उनकी आवृत्ति बतानी है 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें कौन सा ऑप्शन है इसमें ये बताना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि ये आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। आप एग्जाम में खुद जाके देख लेना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है याद रखना, जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, जिन तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, यानी कि अपश्रव्य तरंग। इन तरंगों को हमारा जो कान है वो सुन नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो कान सुनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली जो तरंगे होती हैं उनको सुन सकता है हमारा कान, इनको नहीं सुन सकता, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम वाली को और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली को हमारा कान नहीं सुन सकता है। क्लियर है, बात समझ होगी। इन तरंगों को बहुत बड़े आकार में जो है आकार के स्रोत हो, यानी कि बहुत बड़े आकार के जो स्रोत होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर है, बात समझ होगी। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए हमारा करेक्ट होगा। तो इसको जरूर आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि जो हार्ड डिस्क है, क्या है, हार्ड डिस्क हटाई गई फाइलें किस में भेजती है। जब हार्ड डिस्क में से हम कोई फाइल हटा देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर वो किस में भेज देता है, तो ये रिसाइकल बिन में भेज देता है, या फ्लॉपी डिस्क में भेज देता है, या क्लिप बोर्ड में, या फिर मदरबोर्ड में। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों इसको ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज की हमारी वीडियोस में जो हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये जो है विज्ञान के और कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञान एवं कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर। तो यहाँ पर कभी आप सोचें कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रखे हैं, और वो क्वेश्चन रखे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने आज की जो वीडियो बनाई वो महावेगा वीडियो है, और आपके 23, 24, 25 में जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं वहां पर आप खुद जाकर देख लेना कि कितनी इंपॉर्टेंट हमारी आज की वीडियो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बीच में इसकी मत करना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना और शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो इसमें किसमें पहुंचा जाता है, इसका ऑप्शन जो है हमारा वो ए सही होगा, रिसाइकल बिन में। सब लोग जानते हैं कि जो हार्ड डिस्क के हम कोई भी फाइल हटाते हैं सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है, और जब तक हम रिसाइकल बिन से फाइल को नहीं हटाते हैं तब तक वो डिलीट पूरी तरह से नहीं होती, कंप्लीटली डिलीट नहीं होती है। तो कंप्लीटली डिलीट करने के लिए हमें रिसाइकल बिन से भी उसको हटाना पड़ता है।
क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है या नहीं, बताइए आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना जो अगला प्रश्न है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है देखो निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, या मिनी कंप्यूटर होता है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है? कौन सा कंप्यूटर होता है सबसे बड़ा? और मैं आपको ये भी बता देता हूं, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जो है हमारा वृत्त आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता वाला कंप्यूटर है। याद रखना कौन सा है, वृत्त आंतरिक स्मृति संग्रहण वाला कंप्यूटर होता है, उसकी संग्रहण क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इसका जो कार्य की दर होती है और जो क्षमता होती है दोनों ही अधिक होती है। यानी कि इस कंप्यूटर की, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर हमारा ये बड़ा कंप्यूटर है, इसकी दर और ये याद रखना क्षमता दोनों ही क्या होती है हमारी, दोनों ही अधिक होती हैं। ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये भी, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और दूसरी बात मैंने आपको बताई इसके अंदर कि ये वृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता वाला कंप्यूटर है, ठीक है। और इस सिस्टम पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, एक साथ जो है कई लोग, ये भी याद रखना है आपको कि कई लोग काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर पर एक साथ। क्लियर है? और इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं? बैंकिंग में करते हैं, अंतरिक्ष में करते हैं, अनुसंधान में करते हैं, और उन तमाम जगहों पे करते हैं जहां पर बहुत बहुत बड़े कार्य किए जाते हैं, यानी कि जो रिसर्च से रिलेटेड हमारे वर्क होते हैं, वहां पर भी इस कंप्यूटर का हम यूज करते हैं। तो समझ में आया कौन सा कंप्यूटर है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट होगा, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी दर और क्षमता दोनों अधिक होती हैं और इस पर कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, और ये बैंकिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और रिसर्च लेवल पर जो है हमारा यूज किया जाता है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और ये वृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता वाला भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न था, आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। उसके पास में बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है कि HTTP का अर्थ क्या है। तो इसमें हमें बताना, देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। इसका हमें फुल फॉर्म बतानी है, अर्थ का मतलब फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो फुल फॉर्म होती है HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? और ये जो हमारी जानकारी होती है वेबसाइट पर, वेब पेज पर, वो जानकारियों को सेट करता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब उपयोगकर्ता जो होते हैं, उपयोगकर्ता की जानकारी को आदान प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है HTTP की, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चनों में आप एंड तक बने रहना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपसे अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन की कीमत होती है दोस्तों एग्जाम में जो हम बैठते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की कीमत है, तो इसलिए आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये कह रहा है कि कौन सा स्तनपाई यानी कि मैमल्स अंडे देता है। तो कौन सा मैमल्स जो अंडे देता है? कंगारू देता है, डक बिल्ट प्लेटिपस देता है, डॉल्फिन, या फिर ओपोसम। तो कौन सा देता है हमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों मैं बता देता हूं आपको पहले ही, और फिर उसको डिटेल में समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर वाला बी करेक्ट होगा, डक बिल्ट प्लेटिपस, ठीक है। ये जो स्तनपाई यानी कि मैमल्स है, ये अंडे देता है। क्या देता है? ये अंडे देता है। इसे पक्षी और स्तनधारी के बीच संयोजन कड़ी माना जाता है। जो पक्षी होता है और स्तनधारी होता है, उन दोनों के बीच की एक संयोजन कड़ी है ये। और जो प्लेटिपस है ये अति संवेदनशील होता है और मुलायम होता है और इसकी नम चमड़े वाला होता है। ये उत्सर्जन और प्रजनन दोनों एक ही मार्ग से करता है, और इसका जो मार्ग होता है जिससे उत्सर्जन और प्रजनन करता है दोस्तों, उस मार्ग को हम कहते हैं क्लोएका, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्लोएका, ठीक है, ये कहते हैं हम इसको। ये भी याद रखना कि एक ही मार्ग से उत्सर्जन भी करेगा और प्रजनन भी करेगा। उत्सर्जन का मतलब आप जानते हैं कि जो टॉयलेट या फिर लैट्रिन वोटिंग जो भी होती है वो इसी मार्ग से करता है, और इसी मार्ग के द्वारा जो है ये प्रजनन भी करता है। क्लियर है? औरों की तरह नहीं है कि प्रजनन और उत्सर्जन जो है अलग अलग होते हैं पार्ट, लेकिन इसका एक ही पार्ट है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आनुवांशिकता नियंत्रण घटक के रूप में, इसमें कह रहा है कि आनुवांशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त किया, कि किसके द्वारा दिया गया। सबसे पहले जीन शब्द का जो यूज किया वो किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने, डार्विन ने, ठीक है, हुगो डी ब्रीज ने, या WL जॉनसन ने। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए आप। बिल्कुल सही दोस्तों, आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं। सन 1909 ईस्वी में, मैं आपको बता देता हूं कब, सन 1909 ईस्वी में
जो मेडेलियन कारक थे उन पर व्याख्या की गई, और उन व्याख्या के लिए, उस पर व्याख्या के लिए किस पर व्याख्या की गई मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ठीक है, लिख कर बता देता हूं। मेडेलियन, मेडेलियन, कुछ मेडेलियन कारक थे, इनकी व्याख्या कर रहा था साइंटिस्ट, और उस व्याख्या के लिए जो है ये शब्द यूज करना पड़ा, जीन शब्द, जीन शब्द उसने यूज किया वहां पर सबसे पहले। और इस के द्वारा उन्होंने बताया था कि जीव के बाह्य लक्षण, जो बाह्य लक्षण होते हैं और उसके जो आंतरिक लक्षण होते हैं, तो बाह्य लक्षण को तो हम कहते हैं फिनपेयर टाइप, और जो आंतरिक लक्षण होते हैं उसको कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो याद रखना, बाह्य लक्षण, जीव के बाह्य लक्षण, ठीक है, यहां पर यहां लिख देता हूं मैं, जीव के बाह्य लक्षण, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बाह्य लक्षण को हम कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं फिनपेयर टाइप, टाइप, ठीक है। और जो आंतरिक लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण, उसको कहते हैं हम जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। तो जो बाह्य लक्षण उसको कहते हैं फिनपेयर टाइप, और आंतरिक लक्षण को कहते हैं जीनोटाइप। इसके लिए जीन्स जो है, यानी कि जीन जो है वो शब्द यूज किया गया, इन दोनों के लिए यूज किया गया, इन्हीं को जीन कहते हैं। और जो डीएनए, जो डीएनए आरएनए होता है ना, डीएनए और आरएनए, उसके द्वारा डीएनए करने के, हम जो डीएनए करते हैं, डीएनए में इन्हीं दोनों चीजों को, उसकी बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण को पहचाना जाता है, और उन्हीं को हम जीन कहते हैं, और उसके द्वारा उसकी आनुवांशिकता बता देते हैं कि इसकी आनुवांशिकता कैसी है। क्लियर है। और ये किसने दिया, अब इसका नाम बता देते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, WL जॉनसन ने। ये WL जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में सबसे पहले जीन शब्द का यूज किया था, उसका उपयोग किया था। क्लियर है, अच्छा प्रश्न लगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या करा है, देखो ये करा है अगले क्वेश्चन में। अब देखो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है जो किस क्रिया पर आधारित है, ये मैं बताना कौन सी क्रिया पर आधारित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पूर्णांतरिक परिवर्तन पर, व्यतिकरण पर, या अवकिरणन पर, या फिर ध्रुवण पर, तो किस पर आधारित है, तो आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, ठीक है। कौन सी क्रिया पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब शरीर के भाग में हम आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करते हैं तो इसमें तकनीक हम यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद में देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्न में से खून का कौन सा अवयव शरीर की रक्षा का कार्य करता है, शरीर की जो रक्षा का कार्य करता है कौन सा अवयव होता है जो ब्लड का, ऐसा तो होता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा WBC। कौन सा है, WBC, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोग कि जो WBC यानी कि इसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्या कहते हैं इसको, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। हम इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है, शरीर की रक्षा खून का कौन सा अवयव करता है, ल्यूकोसाइट करता है या RBC करता है, प्लेटलेट्स करता है, हीमोग्लोबिन करता है, तो ल्यूकोसाइट करता है। और WBC पूछा रहा तो WBC करता है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक दिया होगा, या तो WBC या फिर ल्यूकोसाइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। इन कोशिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा से होता है। किससे होता है, अस्थि मज्जा, ये भी आपको याद रखना है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, याद रखना, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस और कीटाणु, इन सबसे हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है ये ल्यूकोसाइड यानी कि WBC। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि काला जार बीमारी किससे फैलती है। तो काला जार बीमारी मादा एनोफिलिस से फैलती है, या बालू मक्खी से फैलती है, या सीसी मक्खी से फैलती है, या फिर पास्टुरेला पेस्टिस से फैलती है, तो किससे फैलती है ये हमें बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काला जार जो जिसे हम कहते हैं ब्लैक फीवर, ये याद रखना, काला जार को जो है हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ब्लैक फीवर,
ब्लैक फीवर, ठीक है। कालाजार को कहते हैं ब्लैक फीवर भी कहते हैं, तो ब्लैक फीवर के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और दोस्तों ये बीमारी जो है ब्लैक फीवर की, ये बीमारी बालू मक्खी से फैलती है। किससे फैलती है? बालू मक्खी से, जो हमारी परिरक्षा तंत्र होता है उसको खराब कर देती है ये, जिसके कारण ये ज्वार मतलब फीवर हो जाता है। और ये फीवर जो बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि बालू मक्खी। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, आप वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी। और इसमें एक एक क्वेश्चन जो है हमारे बहुत खास खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो बनेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्न 4 ग्रहों में कौन सा ग्रह सूर्य के दूरतम है, यानी कि सूर्य से दूर कौन सा है इन ग्रहों में, ठीक है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो हमें बताना है इसमें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग देखो क्रम तो जानते ही हैं, मैं सबसे पहले बता देता हूं। ये हमारा सन है, ठीक है। ये क्या है? सन। और सन के जो नियरेस्ट ग्रह होता है सबसे पहले वो होता है बुध। बुध होता है, ठीक है, बुध हो गया। फिर उसके बाद में जो होता है वो शुक्र होता है, शुक्र ग्रह हो गया। फिर उसके बाद में पृथ्वी होती है, पृथ्वी हो गई, शुक्र पृथ्वी। फिर मंगल ग्रह हो गया, ठीक है। और मंगल के बाद जो होता है दोस्तों वो बृहस्पति होता है, बृहस्पति ग्रह हो गया। फिर उसके बाद में शनि ग्रह होता है। ये क्रम याद रखना आपको, अगर ये क्रम याद रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बोलोगे आप, ठीक है। इसका क्वेश्चन किसी प्रकार से भी जाए, दूर के नाम से जाए या पास के नाम से जाए, आप क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है? अरुण होता है, अरुण। और उसके बाद जो होता है वो वरुण होता है, वरुण। तो टोटल कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने ग्रह हैं टोटल? हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह होते हैं। और इनका क्रम जो है इस प्रकार से होता है, सन के पास, यानी कि सन के सबसे नियरेस्ट ग्रह पूछता है तो बुध ग्रह हो गया, ठीक है नहीं। और यहाँ पर सब, अब इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, 4 ऑप्शन में शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है और पृथ्वी। तो कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति। तो दूर कौन सा इनमें? वो कह रहा है दूर कौन सा ग्रह है, दूरतम। तो इसमें कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। करेक्ट है या नहीं? ठीक है, बी करेक्ट होगा। इसमें नियरेस्ट पूछता तो कौन सा ग्रह होता हमारा? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह हमारा नियरेस्ट हो जाता अगर नियरेस्ट की बात करता, दूरस्थ की जगह। क्लियर है या नहीं? और नंबर क्रम पूछे तो क्रम भी आप बता सकते हैं कि चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है, 5वें नंबर दूर कौन से ग्रह है, 6ठे नंबर पर कौन सा, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर या पहले नंबर पर, ये भी पूछ सकता है आपसे। और सबसे नियरेस्ट पूछे तो सबसे नियरेस्ट बुध ग्रह है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्रम आपको याद रखना है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये कह रहा है पृथ्वी के लिए उष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत। उष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन देखा कोयला, अथर बिजली, जीवाश्म ईंधन और न्यूक्लियर ऊर्जा, सूर्य विकिरण, वन, लकड़ी और बिजली। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? देखो पृथ्वी, उष्मा और प्रकाश का जो प्रमुख स्रोत होता है पृथ्वी के लिए, वो सबसे ज्यादा क्या होता है? सूर्य होता है, यानी कि विकिरण, रेडिएशन। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, और इसको याद रखना सब लोग, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो देखो अगले प्रश्न में ये क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर चूने पत्थर की बात कर रहा है। कह रहा है चूना पत्थर कायांतरित, यानी कि जब उसका मेटाफॉस्फोर्ड होकर बनाता है तो क्या बनाता है? कायांतरित करके चूना पत्थर। तो आपको सबको पता है संगमरमर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? संगमरमर। ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न में क्या रहा? निम्न में से कौन भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा, कर्क रेखा, प्राइम रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कर्क रेखा। ये भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? भारत से होकर। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वीडियो को बीच में स्किप मत करना आप, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और 23 और 24 तारीख में जो आरआरबी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, देख लेना आप, ठीक है, जाकर। और आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेंढक, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, मेंढक की बात कर रहा है। मेंढक में डिम्बक जिसे हम कहते हैं लार्वा को क्या कहते हैं? लार्वा को कहते हैं प्यूपा कहते हैं, मैगट कहते हैं, या कैटरपिलर कहते हैं, या टेडपोल कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, टेडपोल कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? इस लार्वा को टेडपोल कहते हैं। टेडपोल याद रखेंगे या नहीं? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है? Ca, Fe, Mg या S? तो इसमें याद रखना आपको, इसमें Mg विद्यमान होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है उसमें Mg विद्यमान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं हर आपके रेलवे के बोर्ड के एग्जाम में। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B1 में पाया जाता है, विटामिन B12 में, या विटामिन B2 में, या फिर विटामिन B6 में। तो याद रखना इसमें पाया जाता है B12 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कोबाल्ट है दोस्तों B12, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसको हम कहते हैं एक कार्बनिक यौगिक है। ये जो है B12 कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक होता है। तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है ये, ठीक है। और इसकी कमी से
कमी से बीमारी कौन सी होती है, ये भी बतानी है हमें यहाँ पर। तो जो B12 होता है इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो एनीमिया होती है, ठीक है, ये आप लोग सब जानते हैं, और ज़्यादातर लेडीजों में होती है एनीमिया, खून की कमी। तो एनीमिया बीमारी होती है विटामिन B12 की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमजोरी हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कोड एक बीमारी है जो होती है, कोड जो है एक प्रकार की बीमारी है और जो होती है जीवाणु से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, विषाणु से होती है, फफूंद से होती है, हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन करेक्ट है, जीवाणु से होती है कोड बीमारी, जिससे होती है जीवाणु से। यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ, याद रखना कि कोड एक बीमारी है जो जीवाणु से होती है। कोड या इसको हम कहते हैं कुष्ठ रोग, क्या कहते हैं इसको, कोड को हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं इसको, ठीक है, कुष्ठ रोग, या इसका एक नाम और है हैंसन रोग, ठीक है, इसका नाम हैंसन रोग भी है, हैंसन रोग। तो याद रखना ये, यानी कि कोड को हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं, और ये किससे होती है, जीवाणुओं की कमी से होती है, यानी कि जीवाणुओं के कारण होती है, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु के कारण होती है। तो इसका नाम क्या होता है, जिस माइक्रोबैक्टीरियम, मैं लिख देता हूं यहां पर, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, ये होता है जीवाणु का नाम इसका, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। क्लियर है। इस नामक का जीवाणु होता है, यह मुख्य रूप से मानव त्वचा श्वसन पथ की जो श्लेषिका परिधीय तंत्रिका होती है और आंखों की शरीर की जो कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर देता है, और जिसके कारण जो है कोढ़ हो जाता है, यानी कि कुष्ठ रोग हो जाता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी मैंने आपको बता दी हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि किसी रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा प्रश्न हमारा ये है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये दोस्तों, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं। तो ये कह रहा है कि किसी रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, AB में, A में, O में या फिर B में। तो AB में नहीं होता है, यानी कि जो एंटीबॉडी है वो AB में नहीं होता है, ये याद रखना। AB रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि इस रक्त समूह में एंटीजन A और B होता है, A या B। एंटीजन कौन सा होता है, A या B होता है एंटीजन। इन्हें सार्वभौमिक प्राप्त करता मतलब होता है कि किसी भी वर्ग समूह से ब्लड ले सकता है, ये किसी भी वर्ग समूह से, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। क्योंकि इस वर्ग समूह का जो समूह होता है ये किसी भी वर्ग समूह से ब्लड को मतलब ले सकता है, बात समझ रही है नहीं। और जो O होता है वो किसी सबको दे सकता है, ठीक है, सबका ले नहीं सकता, लेकिन सबको O वर्ग का जो ब्लड होता है वो दे सकता है। लेकिन AB जो है वो कोई सा भी वर्ग का ब्लड है उसको ले सकता है। तो इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी और महत्वपूर्ण वीडियो होंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।